नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 1 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, एक बार फिर से गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान बनाया है और ये प्लान सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई सुनहरा ख्वाब हो, चूंकि इस प्लान में इजराइल भी एग्री नजर आ रहा है, साथ ही हमास भी एग्री नजर आ रहा है और ऐसा देखने में लग रहा है कि भाई साहब अब गाजा का कल्याण हो जाएगा। इस प्लान में क्या कुछ कहा गया मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान के तहत कहा है कि हमास अब हथियार छोड़ने को रेडी है, इजराइल गाजा से पीछे हटने को तैयार है और अब इस चीज में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, गाजा को हम फिर से बनाएंगे। अब दो ही पार्टीज थी, या तो हमास था या तो इजराइल था, और दोनों ही रेडी हैं, तो फिर शायद गाजा का कल्याण हो जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें 2-3 सवाल हैं। पहला, हमास अगर हथियार छोड़ेगा तो हथियारों का कंट्रोल होगा किसके पास? भाई कोई तो होगा जो गाजा की सरजमी पे हिफाजत करेगा। इसको लेके डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब गाजा की जमीन की हिफाजत जो बोर्ड ऑफ पीस है वो करेगा। क्या कुछ पत्रकारों ने पूछा था, थोड़ा सा सुने आप। As Hamas disarms as part of this plan, who do you see as taking possession of those weapons that they had? Does that go to the new government? Or does it be the Board of Peace mostly? It's going to be run by the board. This Board of Peace has been an amazing. It's led by some amazing people. Board of Peace. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि गाजा के बारे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल पीछे हटेगा और साथ ही जो गाजा की सरजमी की हिफाजत की बात है तो उसको बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इधर इजराइल के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा ठोक दिया कि इजराइल इस डील से बड़ा खुश है और इजराइल भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। लेकिन इसी दौरान दोस्तों, इजराइल के हवाले से बड़ी खबर यह निकल के सामने आ जाती है कि इजराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर को कत्ल कर दिया, यानी मार दिया। अब बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो हमास खुद हथियार छोड़ने की बात कर रहा, दूसरी तरफ ऐसे ही मौके पे जब जानबूझ के इजराइल हमला करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमास हथियार नहीं छोड़ेगा। और जानबूझ के इजराइल ने यह काम किया ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात को काटने का मौका भी ना पड़े। यानी अगर इजराइल कहता कि हम पीछे नहीं हटेंगे तब इजराइल अमेरिका की नजरों में बुरा हो जाता, लेकिन इजराइल ने कहा कोई बात नहीं भैया, हम तैयार हैं। लेकिन इसी दौरान हमास के लीडर के ऊपर हमला करके उसको कत्ल करके जानबूझ के हमास को उकसा दिया ताकि हमास हथियार ना छोड़े। खैर, इसी दौरान दोस्तों सऊदी अरब और यमन के इस लड़ाई के दौरान यमन के हुतीस ग्रुप के जो लीडर अंसरुल्लाह है उन्होंने जो बयान दिया, इस बयान को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह बयान ना केवल यमन के हक में है बल्कि फिलिस्तीन के हक में भी है। आज आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन की सरजमी को लगातार इजराइल कब्जा करता चला जा रहा। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आज इस बात से इनकार कर दे कि इजराइल कब्जा नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया ये बात मानती है, कोई इस बात का जश्न मनाता है, कोई इस बात का शोक मनाता है, लेकिन दोनों ही लोग ये बात मानते हैं कि इजराइल कब्जा तो कर रहा है। अब सुनिए, इधर आज गाजा को लेके एक प्लान आया। पूरी दुनिया में जो मुस्लिम देश है किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसी पे आज यमन के हुतीस के प्रवक्ता और लीडर ने साफ तौर पे एक बयान दिया और उन्होंने कहा, आज ये जो लोग यमन के हक में नहीं बोलना चाहते, खासकर सऊदी अरब को कोट करते हुए कहा, सऊदी अरब का असली चेहरा यमन के हुतीस ने आज दुनिया के सामने लाते हुए बताया कि ये वही सऊदी अरब है जब हम फिलिस्तीन के हक में मिसाइल मारते थे इजराइल के ऊपर, तो यही सऊदी अरब है जो सबसे पहले हमारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता था। ये बात कोई गलत तो बोली नहीं, ये चीजें हमने देखी कि जब यमन के हुतीस 50 मिसाइलें दागते थे तो कम से कम 30-40 तो मुस्लिम देश से इंटरसेप्ट कर लेते थे। उसमें सबसे बड़ा काम तो सऊदी अरब का था। बाकी जो 4-6-10 पहुंचते थे उसमें से 2-4-6 इजराइल इंटरसेप्ट करता था, 1-2 गिर जाते थे। तो साफ तौर पे ब्लेम करते हुए कहा कि भैया जब हम मिसाइल मारते थे तो सबसे पहले तो ये सऊदी कूद पड़ता था इजराइल को बाप मान के। अच्छा, दूसरी सबसे पते की बात इसने बोली यमन के हुतीस ग्रुप के प्रवक्ता ने, और कहा कि एक बात ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस इजराइल को ये लोग बाप बना के बैठे हैं, जिस इजराइल को ये लोग पापा मान के बैठे हैं, जिसकी ये बंदगी करते हैं, जब वो अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा कर रहा है तो ये लोग शायद इस बात को भूल रहे हैं कि इनका भी मुल्क ग्रेटर इजराइल के सपने में आता है। भाई ग्रेटर इजराइल जो इजराइल मानता है उसमें सऊदी अरब भी है, तुर्की भी है, फिलिस्तीन है, लेबनान है, सीरिया का आधा हिस्सा है। तो ऐसे हाल में ग्रेटर इजराइल के सपने में ये सब आएंगे। लेकिन आज ये इजराइल को बाप मान के बैठे हैं, आज ये हमारी बात नहीं समझना चाहते हैं। कल को ये जब मारे जाएंगे तब मदद के लिए हमारे पास आएंगे, तब हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम मदद करें या ना करें। अब जाहिर सी बात है ये बात अंसरुल्लाह ने कोई हल्के में नहीं बोली। और अगर आप कड़ी दर कड़ी चीजों को जोड़ें तो आज देखिए कि गाजा को लेके प्लान बनाया जा रहा, लेकिन बढ़ चढ़ के कोई 5 मुस्लिम देश आगे आके ये नहीं कह रहे कि नहीं इसमें हमारी भी एक राय होनी चाहिए। सोचिए, 7 समुंदर पार डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, उसने फैसला कर लिया, बगल में जो दुश्मन है इजराइल वो मान गया। आज गाजा के हक में बोलने वाला कोई एक परफेक्ट देश नहीं है, परफेक्ट देश कोई नहीं है जो बोल सके।
खैर, इसी दौरान दोस्तों ईरान के हमले को लेके भी डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपनी खूब पीठ थपथपाई। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टॉमहॉक मिसाइल के बारे में तारीफ करते हुए कहा कि हमारी ये सबसे कामयाब मिसाइल है और एक ऐसी मिसाइल है कि आप अपने घर के दरवाजों को बंद कर दो तो ये मिसाइल खिड़की से घुस जाती। Now, we are building many plants now to make those, and the Tomahawk missile is the most incredible thing. It can go into a doorway. You can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. अब ये बयान तो ट्रंप भाई साहब ने दे दिया, लेकिन इस बयान की सच्चाई क्या है आपको पता है? ये मिसाइल दरवाजे से खिड़की से घुसती तो है, लेकिन कहां पता है? मिनाब में, जहां पे 164 बच्चे पढ़ रहे थे। ये कहां गिरती है पता है? उस स्कूल के स्टेडियम में जहां पे बच्चे खेलने के लिए प्रैक्टिस करने आते हैं। ये मिसाइल घुसती तो है, पर पता है कहां पे? एक सड़क पे, एक रेलवे नेटवर्क पे, एक ब्रिज पे। बाकी इसने अभी तक कोई ऐसा कारनामा करके नहीं दिखाया जिससे पता चले कि हाँ ये ईरान के आगे बड़ा मजबूत है। मजलूमों को मार के भाई साहब अपनी मिसाइल की ताकत का बखान कर रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ईरान से इस समय जंग में बड़ी अच्छी कंडीशन में हैं। एक तो भाई साहब दिन में 4 बार ये जीतते हैं, 5 बार ये हारते हैं, बाद में ये कुछ फूंक के सो जाते हैं। मुझे पता है कि अमेरिका में फूंकना लीगल है, लेकिन इतना मत फूंको। आज इन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ जंग में बड़ी अच्छी स्थिति में हैं। ईरान के हमने तमाम लीडरशिप को मार दिया। अब पता नहीं क्यों ईरान के लोग हमसे फिर जंग करना शुरू कर देते हैं। Entire navy is laying at the bottom of the sea. I say that's going big. They had 200 airplanes, they're all gone. Every one of them. They're not one airplane. They had anti-aircraft weaponry, very good, but it didn't work, and it's all gone. Their radar is all gone. Their leaders are all gone. Everything's all gone. But they'll fight onward. मतलब एक बार ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमने ईरान के टॉप ऑफिशियल को खत्म कर दिया। एक बार ये कह रहे हैं कि हम ईरान से जीत भी रहे हैं। एक बार ये कह रहे हैं कि ईरान के पास कोई चॉइस नहीं, हमने ईरान को घुटनों पे ला दिया। फिर ये कह रहे हैं कि ईरान हमसे न जाने क्यों लड़ने आ जाता है। मतलब इनके अपनी बात में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ जाता है। खैर, इसी दौरान भाई साहब एक और बड़ी अपडेट है जिसके बारे में मैंने आपको सुबह की वीडियो बताया था कि ईरान के हैकरों ने तगड़ा कारनामा कर दिखाया। दरअसल ईरान के हैकरों ने क्या किया कि जितने भी डिस्टिलेशन प्लांट है सबको हैक कर लिया। पानी की किल्लत हुई, लोग प्यासे मरने लगे, बिस्लरी की बोतलें खरीदी जाने लगी। अब इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि भैया ये क्या ईरान का काम है? ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान का काम है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये ईरान का काम नहीं है, ये तो मिनीसोटा का काम है। अब मिनीसोटा क्या है वो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ कहा थोड़ा सा सुन लें इनका झूठ। No, I think that Minnesota is behind it. You know who's behind it? Minnesota, because they're grossly incompetent. I think the governor's behind it. I don't think there was an Iranian cyber attack. I think that Minnesota ought to get its act together. इस वीडियो में आपने साफ तौर पे सुना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने खूब किया। खैर, इसी दौरान दोस्तों गाजा में जो पीस प्लान आ रहा है उस प्लान की बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि 14 दिन के अंदर इस पूरे प्लान का मसौदा तैयार किया जाएगा। पूरा प्लान 3 साल का होगा। ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने के, 3 साल का प्लान होगा। 3 साल में वहां पे सिचुएशन बेटर की जाएंगी। हमास हथियार छोड़ेगा और फेज दर फेज इसमें इजराइल पीछे हटेगा। मतलब वही तमाम नौटंकियां कि पहले येलो लाइन ड्रॉ की जाएगी, फिर ब्लू लाइन ड्रॉ की जाएगी, फिर इसके पीछे इजराइल रहेगा। और ये तमाम चीजें इजराइल मानता नहीं है, चूंकि उसके पीछे वजह आप जानिए। ग्राउंड पे तो सरहद है, वहां पे आईडीएफ आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इनकी मिसाइलें तो पहुंच जाती है, इनके एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं, इनके फाइटर जेट पहुंच जाते हैं। तो ऐसे हाल में इजराइल क्या इस शर्त को मानेगा? अच्छा नहीं मानेगा, शर्त तोड़ेगा और हमास जब पलटवार करेगा तब इजराइल कह देगा कि देखो भाई साहब हमने तो माना था, आज ये सीज फायर तोड़ रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती। बहरहाल ये 3 साल का प्लान सच में लागू हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर इसका क्या सोल्यूशन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक दोस्तों अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर दोस्तों स्टेट ऑफ हार्मोज से निकल के सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से लोगों को मरवाने का प्लान बना लिया है। दरअसल आज ही रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि ईरान ने 2 जहाजों को फिर से ठोका है। अब इन 2 जहाजों को ईरान ने ठोक दिया, लेकिन इधर यूएस सेंटाकॉम का आप सफेद झूठ देखिए कि यूएस सेंटाकॉम का कहना है कि भाई साहब ईरान पूरे तरीके से झूठ बोल रहा है। आप स्क्रीन पे खबर भी देख सकते हैं कि ईरान पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है, बल्कि जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वो तो पूरी तरीके से ओपन है। मतलब ईरान जहाजों को ठोक रहा,
लेकिन अमेरिका का ये जो झूठ परोसने का तरीका है अपनी वाहवाही के चक्कर में कि पूरा स्टेट ऑफ हार्मोज ओपन है, इसी के चक्कर में 2-4-6 जहाज और आएंगे, ईरान इनको फिर ठोकेगा, और जब इनको फिर ठोकेगा तो फिर क्या होगा कि ईरान ने गलती से मार दिया, जबकि ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोज अभी के लिए कंप्लीटली बंद है और इसमें कोई भी जहाज नहीं आ सकती। खैर, इसी दौरान दोस्तों अमेरिका के F-35 के हवाले से बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही कि आज सैन डिएगो में खड़े खड़े अमेरिका का F-35 धू धू करके जलने लगा। प्रेस टीवी जो ईरान की एक सबसे रेपुटेड टीवी चैनलों में से एक है, उसने वीडियो साझा किया। मैं चाहूंगा कि वीडियो देखें आप। I hope the homie's good. Yeah, dude. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भैया जमीन पे खड़े खड़े इनके जो जहाज हैं वो जल जा रहे हैं। अब आसमान में कौन सा करतब दिखा रहे होंगे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब जिस ताकत के दम पे डोनाल्ड ट्रंप इतना उछलता है, आज वो ताकत कुछ बची नहीं है। आज उस ताकत की बखिया उधेड़ दी है ईरान ने, और जमीन पे खड़े खड़े इनके फाइटर जेट जल रहे हैं। लेकिन बस यही है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है, तो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना है। खैर, इधर तो ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही हैं, लेकिन इधर भारत के पार्लियामेंट में एक अजब मामला उठा है। दरअसल खबर ये निकल के सामने आई और एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस खबर को साझा किया है और भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत ये बात जानता था कि इजराइल को भारत जो हथियार देगा, उन हथियारों की मदद से इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड करेगा, गाजा के बच्चों को मारेगा, फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा करेगा। ये तमाम चीजें भारत की सरकार को पता थी। इसके बावजूद भारत की सरकार ने मदद की, इजराइल को हथियार दिए, पार्ट्स बना बना के दिए, और आज उन्हीं हथियारों की मदद की वजह से, भारत के इन हथियारों की मदद की वजह से इजराइल गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर तबाही मचा रहा। अब ये बात जब बोली गई तो पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के एक जाने माने दिग्गज नेता हैं, इन्होंने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाते हुए कहा कि जिस देश को, पूरी दुनिया में जिस देश को अहिंसा का देश कहा जाता था, आज उसी देश ने सबसे हिंसावादी देश का सपोर्ट किया। हालांकि बीजेपी सरकार ने भी कुछ अपना तथ्य रखा है। अब क्या कहा है क्या नहीं कहा है वो आपको पता है कि आदमी फंसता है तो क्या बोलता है, क्या चीजें होती हैं। खैर, वो तो अब अलग मसला है। लेकिन आज एक रिसर्च और एक रिपोर्ट ये निकल के आ गई है कि भारत के ऊपर लोग अब तंज कस रहे हैं। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान जो कि अमेरिका को अपना अब्बू मान रहा था, मतलब स्थान विशेष में घुस गया था चाटने के चक्कर में, लेकिन आज उसी पाकिस्तान को अमेरिका ने लात मार दिया। पाकिस्तान डूबने लगा, भूखा मरने लगा, तब ईरान ने सपोर्ट किया। दरअसल पाकिस्तान के पास एलएनजी की कमी थी, कतर से इसको एलएनजी खरीदना था, स्टेट ऑफ हार्मोज से पार होना था। अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया और कहा कि नहीं जाना है, तुम्हारे यहां कमी है, जो है तुम जानो। आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक ट्रंप का पिछवाड़ा चाटने लगे, कहा कि पापा जाने दो, लेकिन अमेरिका ने कहा कि भाग यहां से। इसके बाद ईरान इनकी मदद करता है। ईरान कहता है कि कोई बात नहीं, आप हमारी सरजमी से लेके जा सकते हो, चूंकि आवाम भूखी मरे, ये चीज हमें नहीं मंजूर है। इसके बाद कतर अपने एलएनजी टैंकरों को ईरान को सौंपता है। ईरान जमीनी रास्ते से ले जाके सौंप देता है पाकिस्तान को, और आज भी अभी पाकिस्तान को मौका मिल जाए तो ईरान को धोखा देके ये सऊदी की गोद में सो जाएगा, ये भाग के जाएगा अमेरिका की चाटने, और मौका पड़ने पे तो इजराइल से न्यूक्लियर डील तक कर लेगा। यही इनकी कड़वी और भड़वी सच्चाई है, और ऐसी सच्चाइयों की वजह से आई हेट पाकिस्तान। यही वजह है कि पाकिस्तान से मुझे इतनी नफरत है, और वजह है आम जनता से नहीं है, इनके हुक्मरानों से मुझे इतनी नफरत है कि ये साले अपने बाप के नहीं हुए। आज ईरान इनकी मदद कर रहा है, कई मरतबा ईरान ने मदद की, लेकिन ये घूम फिरा के देखिएगा जाएंगे वहीं, क्योंकि ये सुअर हैं, ये जाएंगे नाली में ही। खैर, इसी दौरान दोस्तों आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक वीडियो साझा किया मोदी साहब ने, और पर्सनली इस वीडियो में मैं मोदी साहब की ही साइड हूं। क्यों हूं मैं आपको बता देता हूं। दरअसल बात बहुत सिंपल सी है कि आदमी प्रोटेस्ट करे, विरोध करे, कुछ भी करे, जुबान की मर्यादा बहुत जरूरी है। हर जंग में अगर आप माताओं बहनों को बीच में लाते हैं तो आपकी परवरिश में दिक्कत है। आप ये कह सकते हैं कि मोदी इस देश के लिए अच्छे नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि मोदी राज अच्छा नहीं है, लेकिन किसी भी आदमी के लिए, खासकर वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन यहाँ तो आप मोदी जी की उम्र को भी देख लें तो उम्र ज़्यादा है। मैं भी मोदी साहब को क्रिटिसाइज बहुत करता हूँ अपनी वीडियो में, मैंने लाखों कमियां गिनाई, मल्टीपल FIRs झेले मैंने अपने ऊपर इसी चक्कर में, लेकिन अलहदा मसला है। लेकिन जुबान मैंने गंदी नहीं की, जुबान मैंने गंदी नहीं की, और ये चीज़ मुझे गलत लगी कि हाँ, आप एक बुजुर्ग आदमी की उस माँ को गाली दे रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है।
और ये बात सही है कि छात्रों में कुछ ऐसे हरामखोर लोग शामिल थे जिन्होंने माँ बहन की गालियां दी और ये चीजें सही नहीं है। क्या कुछ मोदी साहब ने कहा, थोड़ा सा सुनिए आप। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। इस वीडियो में आपने साफ तौर पे सुना कि मोदी साहब ने वो बात बोली जो मैंने आपको बताई। और पर्सनली आप मुझे चाहे आज गाली दें चाहे जो कहें, लेकिन मैं संस्कार और परवरिश में बिलीव करने वाला आदमी हूं। आप किसी भी बुजुर्ग इंसान की उस माता को गाली नहीं दे सकते जो इस दुनिया में नहीं है। आप इस देश की बेटियां हैं, आप इस देश के बच्चे हैं। ऑन द कैमरा अगर आप गाली दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप उस आदमी को टारगेट कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि हाँ वो भ्रष्टाचारी है, आप ये बोल सकते हैं कि उसने देश को बेच दिया, आप ये बोल सकते हैं कि वो बंदा हिंदू मुसलमान करता है, आप ये बोल सकते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने लायक वो बंदा नहीं। वो सब ठीक है। आपकी लड़ाई वैचारिक है, आपकी लड़ाई राजनैतिक है, लेकिन गाली देना मुझे नहीं लगता कि किसी सभ्य समाज में इस चीज का स्थान होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट कीजिएगा। और जितने लोग मेरी बातों से सहमत इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ गाली नहीं देनी चाहिए, सभ्यता के दायरे में रह के बात करनी चाहिए, कमेंट में जरूर आप सपोर्ट करें। बाकी आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।